हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको लद्दाख से एक बहुत ही दुखद खबर देखने को मिलेगी। दरअसल में कल लद्दाख में जो लेह है वहाँ पर बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्रोटेस्ट हुए। दरअसल में यहाँ प्रोटेस्टर्स के द्वारा लद्दाख के लिए स्टेटहुड की डिमांड रखी जा रही थी और साथ ही साथ जो सिक्स शेड्यूल है उसमें लद्दाख को एंटर किया जाए, ये डिमांड थी। अब दोस्तों, ये जो डिमांड है ना, वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी, जो बहुत ही फेमस हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम से ये डिमांड कर रहे थे और इनफैक्ट उन्होंने मल्टीपल टाइम्स हंगर स्ट्राइक भी करी थी। पांचवी बार वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। अब यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने सोनम वांगचुक जी को ही इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना है। दरअसल में पिछले कुछ दिनों के अंदर होम मिनिस्ट्री ने कहा कि काफ़ी सारी उनकी बातें ऐसी थी जो युवाओं को भड़काने वाली बातें थी। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारे जेनजीज भी पार्टिसिपेट करे और उन जेनजी ने क्या किया कि इस तरह से जगह जगह जाके कहीं आग लगा दी, किसी को वेंडलाइज कर दिया, कहीं व्हीकल को यहाँ पे फोर्सेस के यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से। तो यहाँ पे सोनम वांगचुक जी का भी यही कहना है कि उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरह से चीज़ें घट जाएंगी। तो जो उनकी हंगर स्ट्राइक चल रही थी, उन्होंने इस हंगर स्ट्राइक को भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। ठीक है। एंड देखते हैं कि आगे सरकार के साथ किस तरह से बातचीत होती है इस मुद्दे के ऊपर, कि क्या लद्दाख को स्टेटहुड मिल पाता है या सिक्स शेड्यूल के अंदर एंट्री मिलती है। बट एक काफ़ी यहाँ पे बड़ा इशू इसलिए बन गया क्योंकि लोगों ने यहाँ पे वायलेंस हो गया एंड उस वजह से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको यहाँ पे रिटेलिएट करना पड़ा इस पर्टिकुलर वायलेंस के रिगार्डिंग। दोस्तों, डेट है आज की 25 सितंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है ना, वो है बेल जूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग। दोस्तों, इसको थोड़ा समझते हैं। दरअसल में क्या हुआ कि 2021 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के एक लीडर के एस खान का यहाँ पे उनको मारा गया। ही वॉज मर्डर्ड। अब इसमें 10 लोगों के ऊपर चार्जेस यहाँ पे एक्यूज किए गए एंड नोटिस करेंगे कि सेशन कोर्ट के द्वारा इनमें से 5 लोगों को यहाँ पे बेल दे दी गई। फिर बाद में ये मुद्दा केरला हाई कोर्ट में गया, तो केरला हाई कोर्ट ने दरअसल में बेल को कैंसिल कर दिया। और बेल कैंसिल करने का रीज़न पता क्या दिया? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, इनके पास्ट में भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, कुछ पास्ट में भी इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे। अब फिर इन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, इनकी बेल इनको वापस करी जाए, मतलब एक तरह से इनको बेल दी जाए। उसका रीज़न यहाँ पे ये दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ ये देख के कि कोई बंदा पास्ट में क्रिमिनल रहा है, ये देख के आप उसकी बेल डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर जी का प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है? बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। जेल केवल और केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में दी जाएगी। नॉर्मली उसको बेल जो है ना, वो एक तरह से उसको प्रोवाइड करी जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक करते हुए यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे बेल ग्रांट कर दी है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी बातें करी हैं कि केवल क्रिमिनल हिस्ट्री हो जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बेल को डिनाई या फिर कैंसिल कर दें। ठीक है ना? बेल तभी रिवोक करी जा सकती है अगर हमें लगता है कि वो विटनेस के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकता है या एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। बाकी देखो, इतना इतना लंबा समय अंडर ट्रायल रहते हैं, उनका केस ही स्टार्ट नहीं होता, ये एक वैलिड कंसिडरेशन है कि उनको बेल दी जा सकती है। कि मान लो कोई पर्सन था, उसका केस स्टार्ट ही नहीं हो रहा, 1 साल हो गया अभी तक जेल के अंदर, अभी अंडर ट्रायल ही है, तो उस केस में उसको बेल ग्रांट करी जा सकती है। और इस रूलिंग से यही पता लगेगा कि जो बेल जूरिस्प्रूडेंस है, दैट इज कि जो बेल का प्रिंसिपल है ना, कि बेल डिनाई नहीं करनी चाहिए केवल प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड के ऊपर, उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया है। एंड अंडर ट्रायल के भी राइट होते हैं, उसको भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से एस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाने की कोशिश करी है, किसमें? इंडिविजुअल लिबर्टी में, एंड साथ ही साथ कि उनको यहाँ पे सेफ्टी भी प्रोटेक्ट करनी है विटनेस की, कि ऐसा ना हो कि विटनेस को यहाँ पे वो या फिर एविडेंस को यहाँ पे टेम्पर कर दिया जाए। दोनों को बैलेंस करने की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश है। तो इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एंड इवन अगर मेंस में क्वेश्चन आए तो वहां पर भी आप इस रूलिंग को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सामने है वो है टीएन शोर या तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन। देखो, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आप सब लोग ना मैनग्रोव्स के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, यहाँ पिक्चर में आप लोग ना मैनग्रोव्स देख पा रहे होंगे।
अब मैनग्रोव्स अपने आप में बहुत ही शानदार होते हैं। इसका रीज़न देखो थोड़ा सा समझना, जैसे इनकी ना आप रूट्स की तरफ ज़रा ऑब्जर्व करो। ये रूट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफेरिक रूट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको रूट्स को? न्यूमेटोफोर्स। इसका रीज़न यही है क्योंकि ये एरियल रूट्स हैं एक तरह से। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, ये जो पानी है ये कैसा है? ये सॉल्ट वाला पानी है। तो दरअसल में ना मैनग्रोव्स ये सॉल्ट टॉलरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस ब्रीथ करने के लिए इनकी एरियल रूट्स होती हैं ताकि जो ऑक्सीजन है हवा से उसको ऑब्जॉर्ब किया जा पाए। एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक आपको जो मैनग्रोव्स के बारे में पता होना चाहिए वो है विविपेरिटी के बारे में। दरअसल में विविपेरी का या विविपेरस का मतलब ये होता है कि जो सीड्स होते हैं ना वो जर्मिनेट कर जाते हैं पहले ही, ठीक है ना। जैसे प्लांट की ट्री पेरेंट ट्री के ऊपर ही होंगे, वहीं पर सीड्स जर्मिनेट कर जाएंगे। बाद में जाके क्या होगा, जो सीडलिंग जर्मिनेट हो चुकी हैं वो मिट्टी में फिर ड्रॉप होंगी एंड उसके बाद वो ग्रो होंगी। ये है विविपैरिटी। तो विविपैरिटी की वजह से क्या होता है कि जो आपके सीड्स होंगे वो इवन साल्टी एंड वाटर लॉक कंडीशन के अंदर भी यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। अगर विविपैरिटी ना होती तो मैनग्रोव के लिए सर्वाइव करना पॉसिबल ना होता। बाकी इनके वैक्सी और सकुलेंट लीव्स होते हैं जो कि इनको पानी स्टोर करने के अंदर मदद करते हैं, राइट। और वाटर लॉस भी यहाँ पे काफ़ी कम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली आपको 26 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखने को मिल जाएंगे। हाई रेनफॉल वाले रीजन्स में होते हैं एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये ग्रो करते हैं। अब देखो यार, पास्ट में हमें पता लगा है कि मैनग्रोव्स ना बहुत ही शानदार हैं, खासकर एक बायोशील्ड के तौर के ऊपर। आप लोगों ने बायोशील्ड सुना होगा। देखो कई बार जैसे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, तो साइक्लोन्स वगैरह से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, या इवन मान लो कोई सी राइज हो रहा है, ठीक है, इरोजन से बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा जो मैनग्रोव्स हैं वो कार्बन सिंक का भी काम करते हैं, ठीक है ना। मैनग्रोव्स क्या करेंगे, अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे एंड इस तरह से वो आपका कार्बन को स्टोर करके रखेंगे। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए भी एक तरह से लाइवलीहुड यहाँ पे काम करते हैं एंड साथ साथ ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका फिश, बर्ड, रेप्टाइल, बहुत अच्छी अच्छी आपको बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों मैनग्रोव इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम उनको अच्छे से प्रिजर्व भी करें, बिल्कुल। एंड इसीलिए आप नोटिस कर पाओगे कि तमिलनाडु शोर, तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन जो है ये अप्रूव हुआ है सितंबर में ही अभी, मतलब। एंड आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये 1675 1675 करोड़ आपका इसके लिए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 1000 करोड़ जो होगा वो वर्ल्ड बैंक देगा एंड बाकी जो होगा वो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे देगी। अब इसके माध्यम से क्या होगा, 30,000 हेक्टेयर ऑफ सीज के भी यहाँ पे रिस्टोर करेंगे। इससे कहीं ना कहीं टर्टल्स, डुगोंग, ठीक है, डुगोंग्स जिसको हम सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, इन स्पीशीज को हम यहाँ पे प्रिजर्व कर पाएंगे। एंड इनफैक्ट ना यहाँ पे आप देख पाओगे 1000 हेक्टेयर को रिस्टोर करने की बात है। इसमें देखो 700 हेक्टेयर तो जो ऑलरेडी डिग्रेडेड है उसको हम रिस्टोर करेंगे और 300 हेक्टेयर नया मैनग्रोव प्लांटेशन करेंगे। तो इससे लोकल लोगों को भी फायदा होगा एंड हमारा जो मैनग्रोव इकोसिस्टम है वो भी और शानदार हो पाएगा इस तमिलनाडु शोर या तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन के माध्यम से। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज डीबी नेट, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो एक ना मिशन है, मिशन मौसम। हमने इसको पहले भी कई बार डिस्कस किया है प्रीलिम बूस्टर में। दरअसल में मिशन मौसम को 2025 जनवरी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जब आईएमडी इंडियन मिटोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150 फाउंडेशन डे यहाँ पे थे। अब इसका पर्पस ये है मिशन मौसम का कि भाई अपनी जो वेदर फॉरकास्टिंग है ना उसको शानदार करना। वेदर फॉरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि कब मानसून आएगा, कितना मानसून आएगा, किस तरह से आपका टेम्परेचर यहाँ पे रहने जा रहा है, कोई साइक्लोन हो गया, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पहले से पता होनी चाहिए। तो भारत पूरी तरह से वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट रहे, उसी लिए मिशन मौसम को स्टार्ट किया गया था। अब इस मिशन मौसम के लिए आपकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एरियाज में हम लोग वेदर रेडार्स हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, विंड प्रोफाइलर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ताकि भारत की जो एबिलिटी है ना मॉनसून को प्रोटेक्ट करने की, वेदर इवेंट्स को प्रोटेक्ट करने की, वो और ज़्यादा बेहतर हो पाए एंड हमारे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समय के ऊपर आ पाए। इसीलिए मिशन मौसम को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब मिशन मौसम के अंतर्गत ही आप नोटिस कर पाओगे कि हमारी जो दो एंटिटीज़ हैं, एक है आपका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत ही एक इंस्टीट्यूट है जो वेदर फोरकास्टिंग का काम करती है। और दूसरा आप नोटिस कर पाओगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। दरअसल में एक कमर्शियल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की,
जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं इसरो के, उसको यहाँ पे कैसे प्रमोट करना है, कैसे उनको रेवेन्यू जनरेट करना है, वो सारा काम NSIL देखता है। तो इन दोनों ने क्या किया है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन किया है। उसके माध्यम से पता क्या होगा, मिशन मौसम के अंतर्गत डीबी नेट स्टेशन लगाए जाएंगे। क्या होते हैं डीबी नेट स्टेशन? देखो आप एक बात अंडरस्टैंड करो, हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है सैटेलाइट से, उसको कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना, उसको एक्वायर करना है। फिर उसकी आप नोटिस कर पाओगे कि उसकी मॉडलिंग करनी है, उससे अंडरस्टैंडिंग करनी है, और उससे वेदर फॉरकास्ट करने की कोशिश करनी है। ये जो सारा काम होता है ना, ये सारा काम कौन देखता है? डीबी नेट, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो एक तरह से ये क्या हो गया, ये रियल टाइम डेटा एक्वायर करेगा, सेटेलाइट डेटा जो हमें लो अर्थ ऑर्बिट से मिलेगा सेटेलाइट से, एंड उसको हम यहाँ पे वेदर प्रोडिक्शन के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दरअसल में इस टाइप ऑफ वेदर प्रोडिक्शन को बोलते हैं न्यूमेरिकल वेदर प्रोडिक्शन। ये न्यूमेरिकल वाला क्या बात है, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है मैथमेटिकल मॉडल्स, कंप्यूटेशन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करेंगे एंड उससे बेसिस पे ऊपर वेदर फॉरकास्ट करेंगे। तो इस तरह से मिशन मौसम के अंतर्गत 2 डीबी नेट स्टेशन इस्टेब्लिश होंगे, और इसका इस्टेब्लिश पीछे करने का जो 2 एंटिटीज हैं, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये डीबी नेट के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल। दोस्तों आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उसमें आप लोग डांसिंग गर्ल के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों एक दिल्ली के म्यूजियम में ना, जो नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, वहाँ से एक प्रोफेसर के ऊपर एक्विजिशन लगा है कि दरअसल में वो डांसिंग गर्ल की एक रेप्लिका को यहाँ पे चोरी कर रहे थे। एक्चुअली इंसिडेंट कुछ ऐसे है, अभी क्लैरिटी नहीं है हमारे सामने, पर ऐसा बताया जा रहा है कि अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे ना, उन्होंने कुछ ऑलरेडी उनके पास कुछ इस तरह की कुछ मूर्तियां थी। तो उनका कहना है कि गलती से उन्होंने ये मूर्ति भी अपने बैग में डाल ली, जबकि जो फोर्सेस हैं वो देख रही हैं अभी पर्टिकुलर कि कहीं इन्होंने चोरी करने की यहाँ पे कोशिश तो नहीं करी है। तो इस वजह से मुद्दा ये न्यूज़ में थोड़ा ज़्यादा आ चुका है। तो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, हमें जो जानना है वो करंट अफेयर्स नहीं है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग वो स्टैटिक पोर्शन ही हमें रिवाइज करना है, क्योंकि न्यूज़ में बन चुका है। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना डांसिंग गर्ल की, तो दरअसल में ये 10.5 सेंटीमीटर लंबी ब्रोंज कलर की, ठीक है, आपको डांसिंग गर्ल देखने को मिल जाएगी। और इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल हुई है ना, इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। मैं थोड़ा सा इस टेक्निक के बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों होता पता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इसको आपने बनाना है, इस पर्टिकुलर को आपने कोई मेटल में बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक वैक्स मॉडल बनाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैराफिन वैक्स से आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, इसकी क्ले कोटिंग करी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फाइन क्ले हो गया, उसके माध्यम से इसकी कोटिंग करी जाएगी, तो बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी, उससे एक मोल्ड बन जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। जब इस मोल्ड को हीट मिलेगी, तो भाई ये जो अंदर वाला वैक्स था, वो वैक्स क्या हो जाएगा सर, वैक्स मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और मेल्ट होके वो बाहर निकल जाएगा, जैसा आपको यहाँ पे ड्रेन आउट होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है, ठीक है। तो अंदर वाला हिस्सा आप देखो ना, ये खाली हो जाएगा, ये होलो हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे सर, इसको हम यहाँ पे मेटल से फिल करेंगे। ये आपका जो हिस्सा खाली हो चुका है ना, इसके अंदर हम मेटल डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोल्टन मेटल जो होता है, जैसे आपका जैसे ब्रोंज डालना है, तो ब्रोंज हमने डाल दिया। फिर जब हमने इसमें ब्रोंज या कोई भी और कॉपर या ब्रास जो भी मेटल हमने डाला, उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे साइड वाला जो हिस्सा था, जो क्ले वाला हिस्सा था, इसको हम तोड़ देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो आपका जो रिक्वायर्ड था, आपको मेटल स्कल्पचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दरअसल में डांसिंग गर्ल को भी इसी पर्टिकुलर टेक्निक से यहाँ पे बनाया गया है। इसको हम लोग लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी बोलते हैं, या फिर कई लोग इसको सिरे पेर्द्यू मेथड के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। दरअसल में जो डांसिंग गर्ल है ना, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, वो इसी तरह से यहाँ पे बनाई गई है। इसके अलावा एक तरह से यंग न्यूड फीमेल फिगर को यहाँ पे दर्शाता है। यहाँ पे इसके एक नेकलेस आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारी आपको एक आर्म के ऊपर आपको बेंगल्स आपको देखने को मिल जाती हैं बहुत सारी। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो ग्रेस, सेल्फ एश्योरेंस और पॉइस को यहाँ पे एक दर्शाता है। साथ ही साथ ये एक सेकुलर आर्टिस्टिक क्रिएशन है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एस्थेटिक सेंसिबिलिटी को एक तरह से दर्शाता है। एंड इसी वजह से आप नोटिस कर पाओगे, वन ऑफ द अर्लीस्ट मेटल फिगरीन्स आपको साउथ एशिया में देखने को मिलेगा, जो भारत की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही लैंडमार्क चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों मोहनजोदारो के बारे में और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो हम सब ने पढ़ा ही हुआ है। मोहनजोदारो जहाँ से आपको ये डांसिंग गर्ल देखने को मिलती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर था एडवांस टाउन प्लानिंग के रिगार्डिंग, ठीक है ना।
एंड यहाँ पर आपको द ग्रेट बाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ग्रिड पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के समय जो मोहनजोदारो है ये पाकिस्तान के अंदर जो सिंध प्रोविंस है वहाँ पे पास में लोकेटेड देखने को मिल जाएगा नियर द इंडस रिवर। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आपका 3300 बीसी से रफली 1500 बीसी के आसपास आपको ये फ्लरिश होती हुई देखने को मिल जाती है इंडिया और पाकिस्तान के कुछ रीजन्स के अंदर, एंड काफ़ी ये अर्बन आपको टाउनशिप आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया एंड ग्रीस होल्ड फर्स्ट बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज। दोस्तों ये जो नेवल एक्सरसाइज है ना भारत और ग्रीस के अंदर पहली बार हुई है। इसका नाम क्या है? देखो इसका नाम यही है, इंडिया ग्रीस बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज, का नाम और कुछ नहीं है, इसका यही नाम है, ठीक है, पहली बार हुई है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। देखो ग्रीस के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ये है ग्रीस, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिटेरियन सी के साथ ग्रीस का बॉर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर आपको अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया और इवन यहाँ पे आपका टर्की, इनके साथ इसका बॉर्डर आपको टच होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड ग्रीस जो है ना अपने आप में हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसका रीज़न यही है कि अगर हम बात करें एथेंस की जो कि ग्रीस की कैपिटल है, तो 1896 के अंदर सबसे पहली बार जो ओलंपिक्स हुए थे वो दरअसल में एथेंस ग्रीस के अंदर ही हुए थे, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को की 20 आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको ग्रीस में देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट इनमें से एक सेक्रेड रॉक ऑफ एक्रोपोलिस, यहाँ पर तो अभी ये जो एक्सरसाइज हुई है बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज उसमें विजिट भी किया गया एक पर्टिकुलर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बाल्कन पेनिसुला का सदर्न टिप आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो आपकी इंडिया और ग्रीस के बीच में पहली बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई, इसके दो फेज थे, एक था हार्बर फेज जो बंदरगाह फेज होता है और एक आपका सी फेज। एंड इससे भारत और ग्रीस के बीच में काफ़ी डिफेंस कॉपरेशन बढ़ेगा, दोनों देश आपस में बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करेंगे। एंड साथ ही साथ हमारा जो इंडियन नेवी थी उसकी तरफ से आईएनएस श्रीकांत जो है उसने यहाँ पे भारतीय नेवी को रिप्रेजेंट किया है। तो ये कुछ बातें इंडियन और ग्रीस के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक हमारे सामने जो है वो है क्वासी मून के रिगार्डिंग। क्वासी क्या होता है? क्वासी होता है एक तरह से नकली कह लो या आधा कह लो। अब देखो जैसे मून होता है, अब मून क्या करता है सर? मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। अब क्वासी मून भी सिमिलर टू मून है पर है नहीं मून। कहने का मतलब ये वाकई में हमारे जो अर्थ का ट्रू मून आपको इसको नहीं बोलेंगे, ये एक क्वासी मून है। क्वासी मून एक ऐसी छोटी बॉडी होती है जो सन को ऑर्बिट करती है और साथ ही साथ एक प्लेनेट के साथ यहाँ पे मूव करती है, जैसे अर्थ के साथ साथ ना ये मूव करती रहेगी। तो इस ये एक सच्चा मून नहीं होगा, जैसे मून तो एग्जिस्ट करता है, दिस इज ओनली अ क्वासी मून। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने ना यहाँ पे एक छोटा क्वासी मून डिस्कवर किया जिसका नाम है 2025 PN7। अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि 2025 PN7 न्यूज में था, ये आखिर है क्या? तो आपको ध्यान में रखना है ये एक क्वासी मून आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो क्वासी मून है बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, लगभग इसका डायमीटर 19 मीटर का आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए सबसे छोटा क्वासी मून धरती के सामने आपको देखने वाला बन जाता है। अब इसका जो ऑर्बिट है ना वो धरती के पाथ को काफ़ी हद तक सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लगभग 1 साल लगता है इसको सूरज के क्रॉस यहाँ पे चक्कर लगाने के अंदर, तो एक टेम्परेरी स्टेबल क्वासी ऑर्बिट के अंदर ये ग्रेविटी में मूव करेगा और दोनों की अर्थ और सन की ग्रेविटी के बीच में इस तरह से मूव करता रहेगा और इसलिए स्टेबल भी रहेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि 60 साल ये और लास्ट करेगा, तो हम इसको धीरे धीरे डिटेक्ट करते रहेंगे। और इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल पता क्यों है? क्योंकि बहुत ही छोटा सा है, तो केवल हाई पावर टेलीस्कोप के माध्यम से इसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इस डिस्कवरी से फ़ायदा ये होगा कि हमें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के बारे में और जानकारी बेहतर हो पाएगी। हम यहाँ पे इसकी ट्रैक कर पाएंगे कैसे कैसे इसकी मूवमेंट होती है, और आगे जाके कोई और एस्ट्रॉयड धरती को टकराने लगा होगा तो हम यहाँ पे उसको यहाँ पे उस थ्रेट को यहाँ पे मिटिगेट भी कर पाएंगे, इसको भी और आगे जाके किसी और को भी। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें इससे और ज़्यादा हम एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे आगे फ्यूचर के अंदर, और ज़्यादा क्लास में उनको डिस्कवर कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी 2025 PN7 के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब बात रही ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था प्रसाद स्कीम के बारे में। देखो डेफिनेटली प्रसाद स्कीम जो है वो पिलग्रिमेज एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म के रिगार्डिंग ही है, पर अगर हम इस स्कीम की बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आ जाता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसीलिए सेकंड आपका इनकरेक्ट रहेगा। स्मॉग हीटिंग टेक्नोलॉजी जो होती है ना, बिल्कुल वो फोटो कैटालिसिस जो हमने डिस्कस भी किया था, जो आपका लाइट है
और कैटलिस्ट आपका एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है और खुद कंज्यूम नहीं होता, और ये भी इसलिए स्टेटमेंट आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।